Student, this is the video number 1 of न्यूक्लियाई। तो ये आपका एक न्यू चैप्टर है न्यूक्लियाई। इसके पहले हमने एटम के बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग न्यूक्लियाई के बारे में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे उसका न्यूक्लियस का कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, और न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिल के बना हुआ है, इनकी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। फिर 1 बाय 1 उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है ना, जो भी टॉपिक्स उसमें आती जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट आउट कर दूं कि जो नोट्स मैंने यहाँ बनाए हुए हैं पीडीएफ फॉर्म में, बिल्कुल आपको यही से पढ़ना है, इसी नोट से पढ़ना आपको है। इसको मैं एक्सप्लेन मैं राइट साइड में कर रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो होगी जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा कुछ एक्स्ट्रा होंगी, तो उसको भी आप पॉइंट आउट कर लेना, अदरवाइज आपको नोट से ही पॉइंट आउट करना है, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को पता भी होगा, इसकी जानकारी एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखो, इन 1911 में रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग, अभी आपने देखा था कि उस एक्सपेरिमेंट में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने क्या है, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था कि एटम के सेंटर पर एटम का टोटल मास और टोटल चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी 1911 में, ठीक है ना बेटा जी। इसके बाद जो है कुछ टाइम के बाद, लगभग में लगता है कि 15-16 साल के बाद, ठीक है, इन 1932 में जो है जेम्स चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि जो न्यूक्लियस है जो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, उसके अंदर न्यूट्रॉन मिला उनको। डिस्कवरी किसकी की उन्होंने? न्यूट्रॉन की, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की 1932 में, ठीक है ना। अब इसका ये मतलब हुआ कि अब जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से पता था रदरफोर्ड स्कैटरिंग में भी, कि भाई पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पर है। तो पॉजिटिव चार्ज तो आपका प्रोटॉन है, और साथ में चैडविक ने बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है ना। और प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा जी? न्यूक्लियॉन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में आपने देखा कि किस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन अभी अभी बेसिक लेवल पे हम लोग जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेके चल रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है बेटा जी। अच्छा, इन न्यूक्लियस नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वो जो है उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को करते हैं रिप्रेजेंट। जो भी एलिमेंट है, जिस एलिमेंट का वो न्यूक्लियस है ना, उसके एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो टोटल न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन्स पूरे के पूरे और प्लस पूरा का पूरा न्यूट्रॉन, इनका जब सम करेंगे तो आपको मास नंबर निकल के आएगा, जो एलिमेंट होगा, जिस एलिमेंट का न्यूक्लियस होगा, ठीक है बेटा जी। तो ये होगा तुम्हारा मास नंबर। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो नोटेशन यूज्ड फॉर एन एलिमेंट एक्स वॉज क्या है? अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो इसका नोटेशन कैसे हम यूज करेंगे? एलिमेंट का जेड एक्स ए। जेड क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताएगा। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है ना। और जो ए आपका है, ये मास नंबर है। ये क्या है? उस एलिमेंट का, एक्स एलिमेंट का मास नंबर है, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है मास नंबर, ठीक है ना। इसके बारे में आप जानते हो, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरीके से उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन में
एक आपका क्या अकेला प्रोटॉन है तो मास नंबर क्या होगा उसका 1 होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो 0 है ना, तो मास नंबर क्या होगा 1 होगा। और एटॉमिक नंबर भी उसका 1 होगा, तो 1p1। जब भी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं किसी रिएक्शन में तो 1p1 से करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन के पास जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो तो 0 है, लेकिन मास नंबर उसके पास है, उसको 1 से लिखेंगे। और वास्तव में जो नीचे आपका होता है ना एटॉमिक नंबर, इसको चार्ज भी बोलते हैं, चार्ज नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को चार्ज नंबर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी, क्योंकि एटॉमिक नंबर से चार्ज नंबर भी बोलते हैं, कि एटॉमिक नंबर से क्या है, चार्ज के बारे में चलता है पता, कि बॉडी पर कितना चार्ज होगा या न्यूक्लियस में कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव, है ना, तो उसका चार्ज जितना है, चार्ज की वैल्यू को करता है रिप्रेजेंट। जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन की बात की आपने, तो न्यूट्रॉन में कितने चार्ज हैं, 0 चार्ज है, और उसका 0 चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका 0 है, मास नंबर आपका 1 है। इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन में तो प्रोटॉन होता नहीं है, लेकिन चार्ज उसका होता है -1, इसलिए यहाँ पर जो है -1, जेड के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है -1, क्योंकि ये चार्ज को भी रिप्रेजेंट करता है, -1, और उसका मास नंबर आपका 0 होगा। जब भी हम लोग रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को लिखते हैं तो इस तरीके से सिंबल इसका यूज करते हैं। आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा जी, ओके। अब बेटा हम बात करेंगे साइज ऑफ न्यूक्लियस की। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, यहाँ पर हमने पीडीएफ में पॉइंट आउट कर किया हुआ, आप लोग देखना उसको। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई कि वास्तव में जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है। यानी आप समझो कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी पूरा का पूरा मास नंबर क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो अगर न्यूक्लियस तो स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट क्या है वो स्फेरिकल है, तो न्यूक्लियस की का जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है किस पर, मास नंबर पर, न्यूक्लियस के मास नंबर पर, है कि नहीं बेटा जी। कि मास नंबर ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे मान लीजिए आपका ये न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इसका क्या है, इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मास नंबर अगर ज़्यादा है, ए की वैल्यू क्या होगी, ये A1 है और ये A2 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, अगर साइज न्यूक्लियस की बड़ी हो रही है, इसका मतलब इसमें मास नंबर क्या है, इसका ज़्यादा हो रहा है। तब यहाँ पर आप पॉइंट आउट ये चीज़ कर सकते हो क्या, कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज डायरेक्ट न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द एलिमेंट। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और वॉल्यूम, अगर मान लीजिए जो आपका न्यूक्लियस है, जो आपने लिया है न्यूक्लियस, ये इसकी क्या है, रेडियस r है, तो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, तो हो जाएगा आपका 4/3 πr3, है ना, प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, रेडियस का क्यूब प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी r प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, a⁻1/3 आ जाएगा बेटा जी। अब इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू वॉट, r0 a⁻3, जहाँ पर r क्या चीज़ है बेटा जी, व्हाट इज द r, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, या कहेंगे न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, और ये जो आपका r0 है, ये तो एक कांस्टेंट है ना, इसको बोलते हैं फर्मी कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी, फर्मी कांस्टेंट, फर्मी कांस्टेंट बोला बेटा जी। और r0 की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ r0, ये अप्रॉक्सीमेटली होती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर से के बराबर होगी। ठीक है बेटा जी, या इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1.2 फर्मी, डायरेक्ट। ऐसे अगर फर्मी की बात करें तो r0 की वैल्यू क्या होगी,
1.2 फर्मी होगी, और मीटर में बताएंगे तो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर होगी। ठीक है ना बेटा जी। और ये और इस जो आपने लिखा ना एक्सप्रेशन आर की निकाला ना, वैल्यू साइज निकाला ना, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी रेडियस। ठीक है बेटा जी। तो ये आपका जो साइज ऑफ न्यूक्लियस में आपने न्यूक्लियस की जो रेडियस का कैलकुलेशन आपने यहाँ से किया। ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इस कॉन्सेप्ट को लेके हम बहुत सारे प्रॉब्लम भी करेंगे। तो R इज इक्वल टू क्या है, R0 a⁻1/3। ठीक है बेटा। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपका है डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है ना। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस की डेंसिटी के लिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस रो इक्वल टू टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। है ना बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है ना। तो मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास ऑफ वॉल्यूम को लेकर जब कैलकुलेट किया गया, तो जो इसकी डेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली मिली वो इज इक्वल टू क्या है, 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है ना। इसको कैलकुलेट किया गया, न्यूक्लियस का मास लिया गया, उसका वॉल्यूम लिया गया, डिवाइड किया गया, तो ये डेंसिटी मिली। और ये डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, जो हमारे पास ऑर्डिनरी मैटर होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा हमारा क्या है, न्यूक्लियस की डेंसिटी है। इट इज़ वेरी वेरी हाई इन कंपेयर टू अदर मैटर। ठीक है बेटा जी। तो ये बहुत ही हाई डेंसिटी है, 10⁻17 के ऑर्डर की डेंसिटी है। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियाई हैव द सेम डेंसिटी। ठीक है बेटा जी। जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं उनका अगर मास ज़्यादा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियाई हैव द सेम डेंसिटी। तो ऐसा बोल सकते हो कि ऑल न्यूक्लियाई हैव ऑलमोस्ट सेम डेंसिटी। ठीक है ना। तो क्योंकि मास अपना वॉल्यूम का रेशियो लगभग सबका क्या होता है बेटा जी, सेम होता है। ठीक है ना। अब बेटा छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। ठीक है ना। तो देखते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, और इस फोर्स की वजह से हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होता है। कैसे होता है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाया है जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हमने कर ली। तो होता यह है कि अब जो मान लो किसी एक प्रोटॉन की बात करते हैं, एक प्रोटॉन की हमने पॉइंट आउट किया प्रोटॉन को। तो होता है कि जितने भी मान लीजिए इस प्रोटॉन पर रिमेनिंग जितने प्रोटॉन अंदर होंगे सब इनको रिपेल करेंगे बाहर की तरफ, है ना। तो आप कहोगे सर रिपल्सन दिखाई पड़ेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ऐसे देखो, ये इसको रिपेल कर देगा, इसको, ये प्रोटॉन इसको रिपेल कर देगा ऐसे, है ना। और ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ये भी कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा। और भी प्रोटॉन होंगे, ये प्रोटॉन भी क्या इसको रिपेल कर देंगे ऐसे, है ना। तो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे इस प्रोटॉन के चारों तरफ न्यूक्लियस में सब के सब क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे बाहर की तरफ। ठीक है ना। फिर भी हमारा न्यूक्लियाई क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट होता है, जो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होगा, है ना, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा। वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे कि इसके अंदर क्या है, अब इसको अगर मान लीजिए इस प्रोटॉन को इसके अंदर स्टेबल रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है, इस प्रोटॉन इस पर फोर्स लग रहा है, तो इस पर ऑब्वियस है कि इस पर कोई ना कोई फोर्स जो होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो कि उसको न्यूक्लियस के अंदर रोक के रखेगा। तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देखना है इसको। और ध्यान देने वाली बात बेटा जी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अगर उसमें हम पॉइंट आउट बनाएं, जो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है
जो न्यूक्लियर फोर्स है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स एक्ट होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो बिल्कुल उसका जो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो न्यूक्लियर फोर्स जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में एक्ट होगा। और जो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के, ये फोर्सेस बराबर होंगे। मतलब एक प्रोटॉन यहाँ पर है, एक प्रोटॉन यहाँ पर है, इनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर है, एक न्यूट्रॉन यहाँ पर है, इनके बीच में लगने वाला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वो सेम होगा। ठीक है बेटा, बेटा जी, अगर डिस्टेंसेस आपने सेम रखी है तो वो पार्टिकल के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना बेटा जी। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है ना। तो होता ये है कि ये जो फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन प्रोटॉन को, जैसे न्यूट्रॉन क्या करेगा, प्रोटॉन को अंदर की तरफ करेगा अट्रैक्ट, ये भी क्या करेगा, न्यूट्रॉन इसको अपनी तरफ करेगा अट्रैक्ट, इवन प्रोटॉन भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जितने भी पार्टिकल्स हैं सब क्या करेंगे, इनवर्ड फोर्स लगाएंगे इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, है ना। तो आप देख रहे हो कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर जो क्या कर रहे हैं, जो इसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है ना। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिजल्टेंट से बैलेंस हो जाता है। ठीक है बेटा जी। और ये जब बैलेंस होगा तभी आपका ये पार्टिकल स्टेबल होगा। तो आप ये कह सकते हो कि यहां पर आप पॉइंट आउट कर सकते हो, यहां पर देखिए कि कह सकते हो इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, कौन सा फोर्स बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है रिपल्सिव। कैसा होता है, वो रिपल्सिव होगा, है ना। और जो आपका न्यूक्लियर फोर्स होगा वो होगा आपका अट्रैक्टिव। इवन न्यूक्लियर फोर्स भी रिपल्सिव होता है। ठीक है ना। हालांकि उसको डिस्कस नहीं करना यहाँ पर है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि अभी तो जब हमारा स्टेबल न्यूक्लियाई है तो वो क्या है, तो उसमें लगने वाला जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव ही होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक रेंज से ज़्यादा पास पास आ जाएंगे तो वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स रिपल्सिव हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन अभी इस लेवल पे आपको क्या है कि न्यूक्लियस हमारा अगर स्टेबल है, फोर्सेस बैलेंस हैं, तो इनसाइड द न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ठीक है बेटा जी। तो ये आपके पास ये चीज़ आपने पॉइंट आउट कर ली। ठीक है ना। और आप कहोगे सर कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिजल्टेंट है, क्या बेटा जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है, न्यूक्लियर फोर्स के रिजल्टेंट के, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रिजल्टेंट के बराबर है। तभी आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बैलेंस बाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। रिजल्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर खूब सारे पार्टिकल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, सबका सम है ना, जो न्यूक्लियर फोर्स का अगर सम की बात करो, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स में न्यूट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है और प्रोटॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सिर्फ प्रोटॉन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए न्यूक्लियस के अंदर खूब सारे पार्टिकल्स हैं और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस को इनवर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से क्या करते हैं, खींच के रखते हैं, जिससे कि न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका बैलेंस रहता है। ठीक है बेटा जी। ये जब ये कंडीशन होगी तभी आपका क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस स्टेबल होगा। साथ में इसमें एक पॉइंट और लिख लो कि इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट आप लिख लो कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है ना। अगर ये जो न्यूक्लियस की डायमेंशन है
इसके इससे बड़ी साइज होगी, बहुत छोटी है ये, कितना है ये 10⁻⁻15 के ऑर्डर का है। अगर इससे बड़े साइज की बात कर दिया, डिस्टेंस बड़ी ज़्यादा हो गई, तो जैसे ही डिस्टेंस न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का थोड़ा डिस्टेंस बढ़ता है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डेड हो जाता है, वो एक्ट होता ही नहीं है। ठीक है बेटा जी। इसलिए हम जब आपसे बात करेंगे कि जब हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं, जो न्यूक्लियाई जिस न्यूक्लियाई में से अल्फ़ा बीटा गामा निकलता है वो अनस्टेबल होते हैं, तो क्या करते हैं, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन न्यूक्लियाइज में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन जो होता है वो ज़्यादा होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या कम होता है ड्यू टू द इम्बैलेंस फोर्सेस। ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन होने लगता है, तो उसको मैं चर्चा बाद में करूंगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस में, इसको मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है बेटा जी। बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं अब स्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। अगर आपका न्यूक्लियाई बड़ा है, उसकी साइज बड़ी है, ठीक है ना, हैवी का मतलब लार्ज है, तो वो देखा गया ये कि वो अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है कि मान लो एक प्रोटॉन, एज पर हमने एक प्रोटॉन लिया, न्यूक्लियस आपका ये प्रोटॉन है हैवी नहीं, ये प्रोटॉन आपका है। ठीक है बेटा जी। अब इस प्रोटॉन की बात करेंगे और इसकी साइज बड़ी है, तो आप कहोगे सर बहुत सारे यहाँ पर क्या होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, है ना, प्रोटॉन होंगे न्यूट्रॉन होंगे, ऐसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपको मिलेंगे ऐसे इस तरीके से, आप देखते रहोगे इसको, है ना, ऐसे, है ना। तो आप क्या देखोगे कि जितने भी प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर, सारे के सारे प्रोटॉन्स क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे आउटसाइड। इसमें जो रिपल्सन होगा, तो इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन रिजल्टेंट आएगा, वो बाहर की तरफ आएगा, है ना। ये क्या आया, ये बाहर की तरफ इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन आ गया। ठीक है ना। और ये रिजल्टेंट है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन क्या है, ये आउटसाइड हो गया, सारे प्रोटॉन्स ने लगाए होंगे। ठीक है बेटा जी। ऐसे क्या होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइज बड़ी होने से क्या होगा, मान लीजिए आपने कहा कि देखो यहाँ पर प्रोटॉन होगा, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे होगा, रिपल्सिव फोर्स तो ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन अगर साइज बड़ी, आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, ठीक है ना। इसकी साइज बड़ी होने से आप देखोगे कि इसके यहाँ से अगर पार्ट इसको कट करें, तो इसके इस प्रोटॉन के नेबरिंग जो न्यूक्लियॉन्स हैं वही इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे। तो एक इनवर्ड, ये जो आपके न्यूक्लियॉन्स हैं जो कि दूर हैं, ये इस प्रोटॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पाएंगे क्योंकि इनकी डिस्टेंस बढ़ गई। और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। तो इस प्रोटॉन पर वही पार्टिकल न्यूक्लियर फोर्स एक्ट कर सकता है जो इसके आसपास हो। इससे दूर होते जाएंगे न्यूक्लियॉन्स, तो इस पर न्यूक्लियर फोर्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर बहुत दूर हो गए तो कम हो गया। इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स इनवर्ड लगा, ये एफ न्यूक्लियर फोर्स जो क्या लगा, जो इनवर्ड लगा, इसका रिजल्टेंट लगा, ये वाला फोर्स इनवर्ड आया और ये आपका आउटवर्ड आया। तो क्या इस पार्टिकल पर इस, और देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में सारे के सारे प्रोटॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी करेगा, ये भी करेगा, दूर वाला भी करेगा, सब के सब क्या है, इस प्रोटॉन को रिपेल करने में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, फोर्स एक्ट करने वाले हैं। लेकिन जब बात आएगी किसकी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात आएगी, तो सिर्फ कुछ इसके आसपास के ही क्या है, और इसके आसपास के ही पार्टिकल्स क्या हैं, इस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगा पाएंगे, और जो दूर होंगे प्रोटॉन न्यूट्रॉन उस पर न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ड्यू टू द इम्बैलेंस फोर्सेस इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाता है और न्यूक्लियस फोर्स क्या है, कम हो जाता है, जिससे न्यूक्लियस क्या करता है, इस पार्टिकल को इजेक्ट कर देता है, आउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। और ये पार्टिकल बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा जी। तो हम कह सकते हैं कि बाहर निकाल के फिर अपने आप को स्टेबल करता है ये। इसे बोलते हैं कि न्यूक्लियस इटसेल्फ अपने आप को क्या है, स्टेबल कर रहा है पार्टिकल को बाहर निकाल करके। और जो पार्टिकल बाहर निकलता है उस पार्टिकल को बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन।
अल्फा बीटा गामा जिसका नाम नहीं लेते हम लोग, यही होता है कि क्या करता है न्यूक्लियस, ड्यू टू द इम्बैलेंस फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, डोमिनेंट होता है और पार्टिकल बाहर निकलता है। याद रखना, इस प्रोटॉन को बाहर निकलना है तो ये प्रोटॉन अकेला बाहर नहीं निकलता है, इसके आसपास में, इसके नेबरिंग में जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से प्रोटॉन से बधे हुए हैं, तो वो भी निकल जाते हैं बाहर। यहाँ से अकेला प्रोटॉन नहीं निकलेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, है ना। अल्फा, जैसे आपने पढ़ा होगा अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल में क्या होता है कि 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये पार्टिकल बाहर निकलता है। तो ये क्या इस पर जो अच्छा, जब ये बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगा किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगा प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन पे लगा तो इधर भी प्रोटॉन है, इधर भी प्रोटॉन है, यहाँ भी न्यूट्रॉन होगा, इधर भी न्यूट्रॉन होगा। तो ये प्रोटॉन पर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा मान लो बाहर जाने के लिए, ये प्रोटॉन अकेला नहीं जाता है, ये प्रोटॉन अपने क्या है, ये प्रोटॉन जो है अपने आसपास के, मान लीजिए ऐसे है ना ये, तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, ये प्रोटॉन अपने नेबरिंग जो न्यूक्लियॉन्स हैं ना उनको भी लेके बाहर निकलता है क्लस्टर के फॉर्म में ऐसे। जब ये बाहर निकलेगा तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं तो वो अल्फा पार्टिकल हो जाता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, इसको हम बाद में करेंगे डिस्कस। तो इसलिए क्या है हमारा, क्या है, ये न्यूक्लियस हमारा हैवी न्यूक्लियाई इसलिए स्टेबल नहीं रहते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनकी साइज के बड़े होने से न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है, जिससे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, कम हो जाता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो एक्ट होता ही रहता है। तो आप ये कह सकते हो कि मान लीजिए ये पहले हमारा क्या न्यूक्लियाई था, पहले एक्स था, है ना, लेकिन ये अनस्टेबल है, बड़ी साइज का है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई। वाई बनने के बाद क्या करे, कुछ पार्टिकल्स को रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो भी होगा ये बाहर निकाल देगा ऐसे, है ना। तो मैं भी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा, आई थिंक आप समझ पाए हो कि हैवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा जी, तो एक्स क्या है, एक्स आपका ये पहले वाला न्यूक्लियाई है जो कि अनस्टेबल है। जब इसने कुछ पार्टिकल्स को निकाल दिया तो क्या बन गया, ये वाई बन गया। इसको बोलेंगे, इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, जो पहले था अनस्टेबल था ना, ये आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है ना। ये क्या है, ये अब स्टेबल हुआ है क्योंकि पार्टिकल्स निकाल दिया, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकाल दिया इसने। ये हो जाएगा आपका क्या, डॉटर न्यूक्लियाई। क्या बन जाएगा आपका ये, डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है बेटा जी। इसके बाद ये पूरा का पूरा रिएक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, बट आई थिंक समझ गए कि हैवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होता है, और अगर वो अनस्टेबल है तो अपने आप वो पार्टिकल्स को बाहर फेंकता है। ठीक है बेटा जी, आई थिंक इस बात को आप समझ गए होंगे। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट। ये सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का। ठीक है ना, इसको आप लोग अच्छे समझिए। पहले आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, और स्टेबल फॉर्म में होते हैं। तो क्या वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पहले से ही न्यूक्लियस के अंदर है? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि पहले न्यूट्रॉन अलग रहा होगा, प्रोटॉन भी अलग रहा होगा, फिर ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल करके क्या है, एक न्यूक्लियस उन्होंने बनाया होगा। ठीक है ना। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ध्यान से। आपने कहा कि मान लो एक प्रोटॉन यहाँ पर है ना, और एक न्यूट्रॉन यहाँ पर मान लो ऐसे है। अच्छा, जब प्रोटॉन फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में है प्रोटॉन, ये कैसा स्टेट इसका है, फ्री स्टेट है, ध्यान देना इस पर। ये प्रोटॉन मान लो ये आपका फ्री स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में है ये। तो अगर ये फ्री स्टेट में है तो इसके पास हायर एनर्जी स्टेट होगा। कैसा होगा बेटा जी, ये क्या होगा, हायर एनर्जी स्टेट में होगा। और ये अनस्टेबल होगा। कैसा होगा ये अनस्टेबल है। ठीक है ना, फ्री है, अकेला है तो अनस्टेबल है, नो प्रॉब्लम। और प्रोटॉन भी आपका है, मान लो न्यूट्रॉन भी क्या है, न्यूट्रॉन भी आपका फ्री स्टेट में है। तब ये भी क्या है, ये भी आपका हायर एनर्जी स्टेट में है ना, और साथ में क्या है, अनस्टेबल है। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। ये 2 प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात मैंने की है एग्जांपल के साथ। अब इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ला करके साथ में जब ये न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, ये जब क्या होंगे,
इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस बनाया। तो न्यूक्लियस बनाएंगे तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, दोनों साथ में आ जाएंगे। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों क्या हो गए, साथ में आ गए और ये स्टेबल स्टेट में आ गए जब ही न्यूक्लियर बना। तो क्योंकि न्यूक्लियस क्या आपका स्टेबल है, तो ये क्या है, और ये स्टेबल स्टेट है। ये कैसा है, स्टेबल स्टेट है। और साथ में ये लोअर एनर्जी स्टेट होगा, क्योंकि स्टेबल होगा तो कैसा होगा, लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे ये। तो याद रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब फ्री स्टेट में है, इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, तो वो क्या है, वो अनस्टेबल स्टेट में है, हाई एनर्जी स्टेट में है, फ्री स्टेट में है। लेकिन जब वो कंबाइन हुए, साथ में इकट्ठा हुए, तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने बना दिया न्यूक्लियस। क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। तो पक्का है कि जब ये सिस्टम इसमें कन्वर्ट हुआ होगा तो सिस्टम कहाँ से, हाइयर एनर्जी स्टेट से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ जा रहा है। तो पक्का है कि हाइयर से अगर लोअर की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी भी रिलीज होगी, एनर्जी भी रेडिएट होगी। आई थिंक मेरी बात समझ में आई आपको। तो ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस बन गया यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये जो मैंने सर्कल बनाया इसका मतलब नहीं कि सर्कल में कुछ कवर किया गया, नहीं, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन साथ में आए हुए हैं। अच्छा, मान लो जब प्रोटॉन आपका फ्री स्टेट में है तो प्रोटॉन का मास है mp। जब न्यूट्रॉन आपका किस में है, फ्री स्टेट में है, तो न्यूट्रॉन का मास है mn, है ना। जब ये लोग दोनों साथ में आ गए और इन्होंने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया, तो इनका साथ में जो मास आपका आया, ये आ गया मास ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर एक्सपेरिमेंट से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से ऐसा होना चाहिए कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। ऐसा ही तो होना चाहिए कि जो प्रोटॉन का मास है, जो न्यूट्रॉन का मास है, जो है दोनों को सम करने के बाद वही तो न्यूक्लियस का भी पूरा का पूरा मास होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही तो मिलकर बना हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ बेटा जी, कि जब फ्री स्टेट में प्रोटॉन था उसका मास लिया गया और फ्री स्टेट में न्यूट्रॉन था उसका मास लिया गया, तो इन दोनों के मास का जो सम है ये बड़ा हो गया मास ऑफ न्यूक्लियस से। तो मास गया कहाँ, मास कहाँ गया, प्रोटॉन। ऐसे भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तो हमने तोड़ तो दिया नहीं, जब ये कंबाइंड हुए आपस में साथ में इकट्ठा हो गए, तो साथ में p और n बना दिए, तो इनके मास का जब कंबाइन मास का रिजल्ट लिया गया तो वो मास कम हो गया। और हमारा जो सेंस कहता है, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि मास तो तभी कम होगा जब उसमें से कुछ न कुछ क्वांटिटी बाहर निकालो, मास क्वांटिटी बाहर निकालो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को आप यहाँ लेके आए तो आपने प्रोटॉन में से कुछ तोड़ लिया या न्यूट्रॉन में से कुछ तोड़ लिया तब बना न्यूक्लियस, ऐसा तो है नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो फिजिकली तो वही है जो पहले था, लेकिन वास्तव में तो मास का डिफरेंस कैसे आया। तो इसको हम लोग आइंस्टीन का जो एनर्जी मास रिलेशन है वहाँ से हम लोग इक्वेट करते हैं। वास्तव में जो यहाँ पर मास का डिफरेंस आया वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब आप कह सकते हो कि ये जो mp प्लस mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, यही ना बेटा जी, ये जो आपको मिला, न्यूक्लियस जब बना तो क्या पहले के मास में और न्यूक्लियस के मास में डिफरेंस है कि नहीं, आपको किस तरह बिल्कुल है। तो वो जो मास का डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा जी, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये है मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट तो आपको दिखता नहीं ना, भाई मास डिफेक्ट कहाँ चला, मास डिफेक्ट जो हुआ ये जो आप देख रहे हो मास डिफेक्ट, ये गया कहाँ, वास्तव में ये एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है। जब ये स्टेबल हुआ तो एनर्जी क्या हुई, इसकी कम हुई। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कि अगर किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसका मास भी कम हो रहा है। एनर्जी अगर किसी सिस्टम से रिलीज हुई तो उसका मास भी कम हो जाएगा।
आई थिंक ये पूरा का पूरा सिस्टम किस में, हायर एनर्जी स्टेट में है, और ये किस में है, लोअर एनर्जी स्टेट में है। सिस्टम कहाँ से कहाँ मूव किया, हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट। तो सिस्टम पहले ये था, अब ये बन गया। जो एनर्जी निकली, वो जो एनर्जी निकली वो वास्तव में वहाँ से क्या है, उसके इक्विवेलेंट मास भी बाहर निकल रहा है। तो तभी तो इन दोनों के मास में डिफरेंस आया। ये जो मास का डिफेक्ट है इसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। और इसके अगर आप देखो तो जो एनर्जी है इस मास के इक्विवेलेंट, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये एनर्जी, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है यही तो बाहर निकल रही है। जब सिस्टम कहाँ से जा रहा है, हायर एनर्जी स्टेट से कहाँ जा रहा है, लोअर एनर्जी स्टेट जा रहा है। तो वो जो एनर्जी निकल रही है तभी तो ये सिस्टम आपका स्टेबल होगा। वो जो एनर्जी निकल रही है दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। इसका मतलब कि जब न्यूक्लियस बना होगा तब एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी निकली होगी बाहर सिस्टम से। ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के फॉर्मेशन के दौरान ही तो बाहर निकली है ना बेटा जी। तो वो जो एनर्जी बाहर निकलती है, न्यूक्लियस बनता है और एनर्जी बाहर निकली, दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और वो जो एनर्जी बाहर निकली है उसके इक्विवेलेंट मास भी निकाल सकते हो, उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हो एनर्जी मास रिलेशन से, ठीक है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या, अच्छा उसी बाइंडिंग एनर्जी को अगर आप इसको सप्लाई कर दो, इसका मतलब यहाँ से क्या निकली होगी, अभी अगर ये बना होगा, न्यूक्लियस बना होगा, फिर बाद में क्या है, बाइंडिंग एनर्जी बाहर निकल गई होगी, ये है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी बाहर निकल गई। अभी इसी बाइंडिंग एनर्जी को आप सप्लाई कर दो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग। ठीक है बेटा जी। तो बेटा आई थिंक आप समझ गए कि मास डिफेक्ट जो हो रहा है उसी के इक्विवेलेंट आपकी बाइंडिंग एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई बाइंडिंग एनर्जी, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। जो मास डिफेक्ट में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी बाइंडिंग एनर्जी है। यही एनर्जी न्यूक्लियस के बनते वक्त बाहर निकली होगी जब न्यूक्लियस आपका स्टेबल हो गया। अगर इतनी ही एनर्जी क्या करो, आप सप्लाई किसको कर दो, न्यूक्लियस को, तो उसके सारे के सारे पार्टिकल इंडिविजुअली अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात, तो ये तो समझाने की बात थी, मैंने आपको समझाया कि कैसे हम बाइंडिंग एनर्जी और मास डिफेक्ट को देखेंगे। जो मास डिफेक्ट आता है ना, उसी के करस्पॉन्डिंग हम जो एनर्जी निकालते हैं उसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है बेटा जी। मान लो आपने कहा हमारे पास क्या है, अब मैं आपको यहाँ से लेके आता हूँ फार्मूले में। मान लो आपके पास एक एलिमेंट है, ये आपके पास एक एलिमेंट है जिसमें जेड प्रोटॉन है और मास नंबर इसका ए है। ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो, है ना। अब बताइए बेटा जी इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, अच्छा एक प्रोटॉन का जो मास है, मान लो एक प्रोटॉन का मास मान लो है mp है, और एक न्यूट्रॉन का मास मान लो कितना है बेटा जी, mn है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप बताओ इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, इसमें जेड प्रोटॉन है ना, और कितने न्यूट्रॉन हैं, जेड प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन कितना है, a माइनस जेड न्यूट्रॉन है। तो आप कहोगे इस एलिमेंट में क्या है, जेड क्या है बेटा जी, जेड प्रोटॉन्स हैं, और a माइनस जेड क्या होगा, a माइनस जेड आपके न्यूट्रॉन्स होंगे। ये तो पता है ना आपका बेटा जी। मान लो पहले ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अलग अलग थे, है ना। तो आप क्या कहोगे सर, कि आप कहोगे कि जो प्रोटॉन का जो मास है उसको इकट्ठा करो। तो एक प्रोटॉन का मास कितना है, mp है, तो जेड प्रोटॉन है ना। पहले मान लो न्यूक्लियस नहीं बना हुआ है, प्रोटॉन भी अलग है न्यूट्रॉन भी अलग है। तो आप कहोगे कि सर एक प्रोटॉन का मास कितना mp है, तो कितने प्रोटॉन इसमें हैं, जेड प्रोटॉन है, तो टोटल मास कितना होगा प्रोटॉन का, कहोगे सर जेड इंटू mp, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन इन अलग से बिल्कुल, और प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, a माइनस जेड, ये टोटल न्यूट्रॉन है और मास कितना उसका है, mn है ना बेटा जी। और अगर जो न्यूक्लियस बना है ना, जो ये न्यूक्लियस बना पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना, इस पूरे के पूरे न्यूक्लियस का मास कितना लिया आपने, मान लो mn लिया। ठीक है बेटा जी। और ये जो आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस बना ना, जिसमें जेड प्रोटॉन है और a माइनस जेड क्या है, न्यूट्रॉन है ना, a माइनस जेड आपका न्यूट्रॉन है। इस न्यूक्लियस का मास कितना है, मान लो mn है। तो पक्का ये आपको पक्का पता हो गया कि सर प्रोटॉन का मास अलग से, न्यूट्रॉन का मास जब अलग से ऐड करेंगे
तो इनको मिलाने के बाद जो न्यूक्लियस बचेगा बनेगा उसका मास क्या होगा, हमेशा इसका मास हमेशा मास ऑफ न्यूक्लियस से ज़्यादा होगा। अभी देखा था आप लोगों ने कि जब न्यूक्लियस बन जाता है तो उसका मास कम होता है। तो आपने कहा सर ऐसे ही देखा जाए तो आप एक तो जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये आएगा आपका मास डिफेक्ट। इसे क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना। बुक्स में आपको ऐसे ही लिखा मिलेगा ये रिलेशन ऐसे, तो आपको डरने की बात नहीं है कि आपको पता है कि प्रोटॉन का मास अलग से ले लिया, पूरे प्रोटॉन का मास, पूरे न्यूट्रॉन का मास अलग से ले लिया, दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों के मास को ऐड करके इकट्ठा करेंगे तो पक्का है कि उनसे बना हुआ जो न्यूक्लियस है उसका मास कम होगा। ये तो आप जान ही रहे हो बेटा जी, आई थिंक इस बात को आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो मास डिफेक्ट आपका बेटा आया डेल्टा एम, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसे बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, ये इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है ना। ये जो मास का डिफेक्ट है, वास्तव में जो आपको मास का डिफेक्ट दिख रहा है यही क्या है, यही एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल रहा है, जिससे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहे हैं। ठीक है बेटा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर जो मास डिफेक्ट होता है या प्रोटॉन का मास होता है या न्यूट्रॉन का मास होता है, ये मास बहुत ही कम होता है। ये 10⁻27 की ऑर्डर की बात चलती है। तो अब इन मासेस को हम लोग केजी में बार बार लिखेंगे तो सही नहीं पड़ता है ना। जैसे आपने कहा कि हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप कहोगे सर कि उसकी डिस्टेंस का मेजरमेंट अगर आपको करना है तो आप कहोगे सर उसको हम मेजरमेंट करेंगे किलोमीटर में, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, हम उसको सेंटीमीटर में मेजर नहीं करते हैं ना। और आपने कहा कि हमारे पेन क्या लेंथ है, तो कहोगे उसको हम सेंटीमीटर में करेंगे, मेजर करेंगे। अगर आपने कहा कि सर हमारे क्लासरूम की क्या लेंथ है, तो उसको करेंगे मीटर में। तो जिस तरीके से जो बॉडी की साइज होती है ना, उसी के हिसाब से उसकी यूनिट बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो मासेस की बात चल रही है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास या न्यूक्लियस का मास या मास डिफेक्ट, ये बहुत ही क्या है, कम होता है। इसलिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, ये होता है 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, और 1U डायरेक्ट 1 यूनिट, दोनों में से हम कोई बोल सकते हैं। पॉपुलर आपका है 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट, अगर इसको केजी में देखा जाए, ये होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लोग नोट करो तो आपके लिए यह प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान होगा। तो अब बताइए, जैसे आपने कहा कि हमारी बाइंडिंग एनर्जी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेल्टा एम इंटू क्या है, सी स्क्वायर है, ये ना। अब डेल्टा एम किस में आएगा, केजी में आएगा। मान लो जो मास डिफेक्ट आपका आया, आपने क्या किया, प्रोटॉन का मास लिया, फिर किसका लिया मास, न्यूट्रॉन का मास लिया, दोनों का सम किया, फिर न्यूक्लियस का मास लेकर उन्होंने माइनस कर दिया, न्यूक्लियस के मास को माइनस किया। जो डेल्टा एम आया वो 10⁻27 के ऑर्डर का सब कुछ आएगा, तो वो भी केजी में आएगा। तो डेल्टा एम को यहाँ पर केजी में रखो, सी को क्या रखो, इसमें मीटर पर सेकेंड रखो। सॉल्व करोगे तो जो रिजल्ट आएगा, मैं सॉल्व करके फिर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम करते वक्त डायरेक्ट क्या करेंगे कि पहले क्या करो, जो भी मास आपको दिया हुआ है, जो भी मास डिफेक्ट आपको दिया हुआ है, उस मास डिफेक्ट को कन्वर्ट कर लो किसमें, AMU में। इस फॉर्मूले से केजी में होगा तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। जो भी मास डिफेक्ट दिया हुआ है उस मास डिफेक्ट को किस में कन्वर्ट कर लो, AMU में कन्वर्ट कर लो, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 931.5, ये बाइंडिंग एनर्जी, और ये आ जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डायरेक्ट आपको सी स्क्वायर कुछ भी नहीं करना है,
कहीं कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। एनर्जी अगर निकालनी है आपको, अगर मास दिया गया है तो उस मास को AMU में कन्वर्ट करके 931.5 से मल्टीप्लाई करो, तो वो आ जाएगी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद यही आंसर आने वाला है। तो मैक्सिमम हम लोग इसी का यूज करते हैं। ठीक है बेटा जी, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। और आप कहोगे तो इसको मैं डिराइव भी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। किसका, प्रोटॉन का मास ले लूंगा, न्यूट्रॉन का मास ले लूंगा, न्यूक्लियस का मास ले लूंगा, माइनस करूंगा, मास डिफेक्ट निकाल लूंगा, केजी भी निकालूंगा, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो एनर्जी आएगी जूल में आएगी, जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिलियन में कन्वर्ट करूंगा, तो यही रिजल्ट आएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। ठीक है बेटा जी, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ना बेटा जी। इसके बाद मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। अभी आप फर्स्ट वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही है। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।